सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की क्लास आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। और ये आरआरबी एएलपी में सीबीटी 2 में पूछा जाता है, वहीं एएलपी आरआरबी सीबीटी 2 में पूछा जाता है एएलपी के लिए, और टेक्नीशियन के लिए सीबीटी 1 में पूछा जाने वाला ये सारा का सारा टॉपिक होता है। तो आपको बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप एएलपी का एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। पिछले क्लास में मैंने आपको फ्रिक्शन से संबंधित सारी बातें बता दी थी। आज हम उसके आगे देखेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को। तो चलिए आज की क्लास को हम पढ़ना चालू करते हैं इस टॉपिक के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को। देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कितने होते हैं, तो टोटल आपको याद रखना है कि ये 3 होते हैं। अब तीनों के नाम क्या हैं, तो सिंपल है, ये फर्स्ट लॉ, ये सेकंड लॉ और ये आपका हो गया थर्ड लॉ। तो हम अब चालू करते हैं किसके साथ, तो न्यूटन के पहले लॉ के साथ चालू करते हैं। देखिए न्यूटन का पहला लॉ के में पहला ही क्वेश्चन क्या छुपा हुआ है कि ये और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहा जाता है गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। या गैलीलियो का नाम हटा के आपसे पूछ दिया जाएगा कि लॉ ऑफ इनर्शिया किसे कहते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि ये पहले लॉ को कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर पहले लॉ की बात करें तो ये क्या कहता है, तो पहला लॉ कहता है कि अगर, ध्यान से सुनिएगा, पहला लॉ क्या कहता है कि ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट अनटिल और अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। यानी कि अगर कोई बॉडी है वो रेस्ट में तब तक रहेगा जब तक कि उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ के बारे में, तो मैंने बता दिया। तो यानी कि अब अगर मैं बात करूं कि एफ जो एक्सटर्नल है, ध्यान से समझिएगा, अगर जो है एफ वेक्टर एक्सटर्नल है और ये जीरो के बराबर है और जो वेलोसिटी है वो भी जीरो के बराबर है, यानी इसका मतलब क्या हुआ हो गया कि ये जो बॉडी है वो किस पर है, रेस्ट पर है, और हमेशा ऑलवेज कहाँ पर रहेगा, ये रेस्ट पर ही रहेगा। ये इस लाइन का मतलब हुआ। अब उसी तरह से अब कोई अगर व्यक्ति है जो फ्रीली है, जैसे आप अगर बस वगैरह में यात्रा करते हैं, ऐसे बस में खड़े हैं, ठीक है, अभी बस चल नहीं रही है, और जैसे ही आपने बस चालू किया तो आप किधर की ओर धक्का खाइएगा, ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि किधर की ओर धक्का खाइएगा। तो जब भी कोई पर्सन स्टैंडिंग फ्रीली करता है बस में, तो वो पीछे की ओर जाता है जैसे ही बस जो है सडनली स्टार्ट हो जाता है। तो सिंपल सा यहाँ पर था न्यूटन्स के पहले लॉ से। अगर आप साइंस का सेशंस नहीं देखते हैं तो उनको भी देखते जाइए, वहाँ पर मैंने इनको भी काफ़ी डेप्थ में पढ़ा रखा है। वहाँ से आप जाकर एग्जाम्पल को बहुत सारा निकाल सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन जब कराऊंगा तो उसमें बता दूंगा, मैंने बेसिक्स बता दिया है यहाँ पर। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे, यानी कि अब हम देखेंगे न्यूटन्स के सेकंड लॉ को। अब न्यूटन्स का सेकंड लॉ को जानने से पहले आपको सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, मोमेंटम भी आपको मालूम होना चाहिए, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो जो आपका दूसरा लॉ है, यहाँ पर दूसरा लॉ है, इसका नाम क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ, या फिर इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो लॉ ऑफ फोर्स के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ होता क्या है, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स जो उस पर अप्लाई किया जाता है। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कि जो एफ होता है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा पी और अपॉन डेल्टा टी के बराबर होता है। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपके लिए लिख देता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है कि ये जो होता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम जो होता है किसके साथ, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ। अब ये क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होता है, बराबर होता है किसके, तो इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। और अप्लाइड फोर्स के साथ साथ किस में चेंज होता है, एंड, और जो चेंज इन मोमेंटम होता है मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको मुंह जवानी बता देता हूँ कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, तो जिधर अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन होता है उधर ही मोमेंटम का भी आपको आपको याद रखना है कि मोमेंटम चेंज भी उधर से ही होता है। तो एफ बराबर कितना हो गया, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी हो गया। अगर जो मोमेंटम है वो फंक्शन है किसका, टाइम का, तब आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो एफ होगा तो क्या हो जाएगा, ये जो डेल्टा है वो हट जाएगा। अब ये किस में चेंज हो जाएगा, डीपी अपॉन डी में ये चेंज हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें कि अगर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी अगर मुझे लिखना होगा, अगर मेरे पास फाइनल मोमेंटम पी है और इनिशियल मोमेंटम आई है, तो पी एफ माइनस पी आई, नीचे कितना आ जाएगा आपके पास, डेल्टा टी आ जाएगा। उसी तरह से p क्या होता है, तो अगर फाइनल वेलोसिटी v है तो ये हो जाएगा mv, और इनिशियल वेलोसिटी u है तो ये कितना हो जाएगा mu, और ये नीचे कितना आ जाएगा आपके पास, डेल्टा t के बराबर आ जाएगा।
तो अब अगर मैं यहाँ से m को कॉमन ले लेता हूँ तो कितना हो जाएगा v माइनस यू, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये डेल्टा टी। अब ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम है, तो ये क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। तो देखिए जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके, फोर्स अप्लाइड ऑन इट, और फोर्स होता है क्या है आपका, तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ये भी बात आपको पता चल गया होगा। अब अगर उसी तरह से अगर आपको लिखना भी चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में कि एफ वेक्टर कितना हो जाएगा, मास और इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से आपको यूनिट मैंने कई बार याद करवा के रखा हुआ है, तो ये कितना होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, न्यूटन भी बोलते हैं। और उसी तरह से 1 न्यूटन में मैंने आपको याद करवा दिया है 10 का पावर 5 डाइन होता है। तो ये आपका हो गया किस में, एसआई में, और ये आपका किस में हो गया, सीजीएस में। ये भी आप याद कर सकते हैं। अब एक और चीज आपको यहाँ पर समझा दे कि देखिए अगर हमारा जो मोशन है, देखिए मोशन दो तरह से हो सकता है, एक आपका हॉरिजॉन्टल हो सकता है और दूसरा आपके पास वर्टिकल हो सकता है। तो देखिए जब भी हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। वहीं अगर हम वर्टिकल मोशंस की बात करते हैं तो जो एफ होता है वो किसके बराबर होता है, mg। इस टर्म को याद कर लीजिएगा, आपसे सवाल कंफ्यूज करने के लिए आपका 1 नंबर यहाँ से जा सकता है। तो इस बात को याद कर लीजिएगा कि जब भी हॉरिजॉन्टल मोशन की बात होगी तो एक्सीलरेशन आएगा, और वर्टिकल की बात करेंगे तो ग्रेविटी आ जाएगा। आ गया होगा समझ में जो मैं बताना चाहता हूँ। अब जो है अब कुछ फ्री बॉडी डायग्राम को देख लीजिए, उससे आपकी एक अच्छी समझ हो जाएगी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि अगर इस तरह के सवाल आ गए जो कि मैं अभी आगे कराऊंगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये सवाल कैसे बनेंगे। तो देखिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए आपको जो है, आपको मैंने बता रखा है कि जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स के लिए आपको यहाँ पर याद रखना है, सिर्फ मैं एमए वाली कंडीशन बता रहा हूँ, यानी कि मैं लिख देता हूँ आपके लिए। ये कौन सा कंडीशन है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन का कंडीशन है। अब हॉरिजॉन्टल मोशन की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए मान लीजिए कि एक आपके पास ये स्मूथ सरफेस है, ठीक। अब स्मूथ सरफेस के ऊपर आपने एक बॉडी को रखा हुआ है जिसका मास m है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये है, तो यहाँ पर सिंपल f क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर होता है। वहीं अगर बात करते हैं दूसरे कंडीशन की, ये हो गया आपका पहला कंडीशन। दूसरे कंडीशन की बात करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर भी आपका सरफेस स्मूथ ही रहेगा, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, एक बार आपको बता दिया। अब उसी तरह से मान लीजिए कि आपके पास अब दो फोर्स आ गया, एक फोर्स F1 आ गया, एक फोर्स आपके पास F2 आ गया, और मास इधर आ गया। अब अगर एक्सीलरेशन इधर हुआ तो यानी कि जो चेंज, यानी फोर्स कितना हो जाएगा, अब एक्सीलरेशन इधर की ओर है, मतलब F1 बड़ा हो गया किससे, F2 से, और ये किसके बराबर हो जाएगा, m इंटू ए के बराबर। उसी तरह से अगर मैं तीसरे केस की बात करता हूं तो ये भी आपका स्मूथ सरफेस है, और अब जो मास है इसका m है, लेकिन अब ध्यान से समझिएगा, अब मैंने क्या किया कि अब मैंने एक फोर्स को, तो ठीक है एक फोर्स मैंने इधर सीधा सीधा लगा दिया, यानी लीनियर लगा दिया, इसको मैं F2 नाम दे देता हूं, लेकिन मैंने एक फोर्स जो है यहाँ से F1 इस एंगल पे बना दिया, यानी कि थीटा एंगल पे ड्रॉ कर दिया। तो अब आपके पास जो फोर्स और मास इनटू एक्सीलरेशन का क्या निकलेगा, जो इसका आएगा, तो आपको रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पता होना चाहिए। तो चलिए ये भी सीख लीजिए कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या होता है। तो देखिए अगर आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, और ये क्या है आपका वाई एक्सिस है। तो अगर आप देखिए फोर्स का डायरेक्शन, मान लीजिए कि ये आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तब की बात कर रहे हैं, तो ये जो है फोर्स हो गया आपके पास। तो फोर्स अगर एफ है और अगर ये थीटा पे लगता है तो इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक बनेगा एफ एक्स और दूसरा हो जाएगा एफ वाई। जब भी एक्स कंपोनेंट होगा उसके साथ कॉस थीटा आएगा। अब ध्यान से समझिएगा, क्या वाई के साथ कॉस नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। थीटा किस पर इंक्लाइंड है ये डिपेंड करता है कॉस और साइन के लिए। तो देखिए थीटा किस पर डिपेंडेंट है, अभी थीटा किस पर इंक्लाइंड है, एक्स पर। तो यहाँ जो फोर्स का रिजोल्यूशन होगा ये बनेगा एफ कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा। लेकिन ध्यान से समझिएगा, अब अगर मैं यहाँ पर यही फोर्स को रखूं और यहाँ पर थीटा बना देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा आप। तो यहाँ पर अगर ये क्या था आपका वाई था और ये एक्स था, तो अब थीटा किस पर इंक्लाइंड है, वाई पर। तो जो आपका एफ एक्स और एफ वाई है ये बदल जाएगा, कितना हो जाएगा, जो एफ एक्स आएगा ये हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा, और जो एफ वाई आ जाएगा अब कितना आ जाएगा, एफ कॉस थीटा। तो इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा, बिठा लीजिएगा, गलती करके मत आइएगा एग्जाम में सवाल को। तो थीटा पे डिपेंड करता है कि रिजोल्यूशन कॉस किस में जाएगा और साइन किस में जाएगा। तो यहाँ देखिए अगर आप यहाँ पर, मैं पेन का कलर बदल देता हूँ,
देखिए अगर यहाँ पर अगर आप रिजोल्यूशन लेंगे तो अगर आप ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो अब अगर इस डायरेक्शन में देखेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये F1 और इधर आ जाएगा cos थीटा, और इधर कितना आ जाएगा F1 और ये कितना हो जाएगा sin थीटा। अब आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब आपको यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये देखिए एसिलरेशन मैं इधर डाल देता हूँ, ये हो गया आपका एसिलरेशन। तो अब अगर एसिलरेशन इस तरफ है तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, तो F1 cos थीटा का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा किससे, F2 से, क्योंकि एसिलरेशन उस डायरेक्शन में है, और ये कितना के बराबर हो जाएगा, मास इनटू एसिलरेशन के बराबर हो जाएगा। इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। तो ये सारा का सारा जो टॉपिक था आपको सेकंड लॉ से ये मैंने समझा दिया। साथ ही साथ जो जो डायग्राम से संबंधित सवाल आपसे बन सकता है हॉरिजॉन्टली, अब वहां पर आपसे इस तरह से सवाल पूछा जाएगा। बाकी वर्टिकली भी समझाएंगे आपको आज ही की क्लास में, लेकिन अभी आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं हम। तो ये वाला टॉपिक भी आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। तो पढ़ते चलिए, कब खत्म हो जाएगा और कब एग्जाम चालू हो जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा, तो इसलिए पढ़ते रहिए। वैसे तो एएलपी का एग्जाम होगा तो पहले सीबीटी 1 होगा, और सीबीटी 1 के लिए अगर आप क्लासेस को नहीं देख रहे हैं तो मैं आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक्स पढ़ाता हूँ, उसमें आपको मिक्स्ड क्वेश्चन भी मैं कराता हूँ, ताकि आपको पूरा रिवाइज हो जाए। यानी आप कुछ नहीं जानते हैं तो भी ठीक है, जानते हैं बहुत कुछ तो भी आप रिवीजन करते चलिए, क्योंकि आपका वो एक तरह का टेस्ट का काम करेगा। साइंस में पढ़ा ही रहा हूँ, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप ग्रुप डी दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, कोई सा भी आप परीक्षा दे रहे हो, तो उन सेशंस को भी देखिए, रेगुलर देखेंगे तो आप ही को फायदा होगा, मुझे फायदा नहीं होगा। चलिए अब जो है आपको बढ़ते हैं अब हम अगले कॉन्सेप्ट पर, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, तो अब हम पढ़ेंगे मोमेंटम के बारे में। ठीक, तो मोमेंटम क्या होता है आपका, पी होता है, कई बार बता चुके हैं, और ये कितना होता है, तो मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है। वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो मास और वेलोसिटी वेक्टर हो गया। अब अगर चेंज की बात करें कि यानी कि अब इस टॉपिक को मैं थोड़ा तेज इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कई बार पढ़ा चुका हूँ, साइंस में भी पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पर भी पीछे पढ़ा चुका हूँ। तो चेंज इन अगर मैं बात करूँ लीनियर मोमेंटम की, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा डेल्टा पी, और ये देखिए आपका इनिशियल वेलोसिटी यू था, फाइनल वेलोसिटी भी हो गया, लेकिन मास थोड़ी बदलेगा। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा आपके पास, जो चेंज इन मोमेंटम आएगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, पी एफ माइनस पी आई हो जाएगा, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो डेल्टा पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम वी और माइनस एम यू हो जाएगा। तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम इंटू वी माइनस यू के बराबर आ गया। अब उसी तरह से मोमेंटम की भी बात करें तो केजी मीटर पर सेकंड रिवाइज करते चलिए, या फिर अब देखिए कई बार ना सवाल जो है आपसे ऐसा भी पूछ देता है कि केजी मीटर पर सेकंड या फिर न्यूटन सेकंड ऐसा लिख देता है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा न्यूटन सेकंड भी मोमेंटम का ही यूनिट है। देखिए दरअसल हुआ क्या कि आपको मालूम होना चाहिए फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और ये क्या हो जाएगा आपका केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो दरअसल यहाँ पर मीटर पर सेकंड था, मुझे सेकंड का स्क्वायर चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक और से गुना करूंगा, तो एक और से मुझे क्या करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए अब ये कितना होगा, केजी मीटर, ध्यान से समझिएगा, ये कितना बन गया अब ये टोटल, तो ये बन गया केजी, क्योंकि इक्वेशन में कोई चीज नहीं है, जो ये है वही आपका ये भी लिखा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है। तो ये कितना हो गया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे कितना आ गया, सेकंड इनवर्स। अब ये क्या होता है, यही तो न्यूटन होता है, तो न्यूटन, और ये ऊपर सेकंड जाएगा तो सेकंड इनवर्स के बजाय अब +1 हो जाएगा। तो इसीलिए इसका यूनिट न्यूटन सेकंड भी आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे आता है, तो कैसे आता है ये भी मैंने बता दिया। हालांकि आपको ये इतना डिटेल में नहीं जाना है, आपको केवल याद करते जाना है कि वैल्यूज कैसे आ रहा है। चलिए अब उसके आगे बढ़ते हैं, तो अब हम अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक ले लेते हैं इम्पल्स। ठीक, तो इम्पल्स भी आज निपटा ही देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। तो इम्पल्स क्या होता है, तो इम्पल्स का मतलब होता है कि अगर हम आई से डिनोट कर रहे हैं, तो अगर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं हम बॉडी पर बहुत स्मॉल टाइम के लिए, यानी कि हम क्या बोले कि हम फोर्स को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं कितने देर के लिए, तो फॉर वेरी स्मॉल टाइम, कम समय के लिए, तभी क्या बनता है आपका, इम्पल्स आपका बनता है। अब अगर हम बात करें कि आई जो होगा वो कितना हो जाएगा, एफ वेक्टर, और जब इनटू लिख देंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगा, तो सीधा सीधा लिखिए डेल्टा टी। तो आई कितना हो जाएगा आपका, अब एफ क्या होता है, ये होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और ये भी कितना हो गया, डेल्टा टी। तो अब डेल्टा टी से डेल्टा टी आप खत्म कर दीजिए, तो आई कितना हो जाएगा आपका, डेल्टा पी के बराबर हो जाएगा। तो देखिए आपको क्या पता चला कि इम्पल्स, मैंने आपको कई बार बढ़ा रखा है, तो इम्पल्स किसके बराबर होता है, तो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। अब इम्पल्स का बेहतरीन एग्जांपल मैंने साइंस की क्लास में भाई बहुत बार समझाया है कि जब आप क्रिकेटर जो है हाथ में कैच करने के लिए जाता है तो वो फटाफट
हाथ को पीछे करता है, तो फोर्स अप्लाई होता है उस समय बहुत कम टाइम के लिए ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इम्पल्स से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद कर लीजिएगा। अब वो क्या है, तो अब हम देखेंगे इम्पल्स को ग्राफिकली, ठीक। तो इसमें हम तीन कंडीशन देखेंगे। तीन कंडीशन में सबसे पहला, अगर हम निकालने क्या जा रहे हैं, तो एरिया बाउंडेड बाय फोर्स और टाइम के ग्राफ से हम देखेंगे कि अगर एरिया कैसा बनता है। तो देखिए अब अगर हम बात करते हैं पहले कंडीशन की, तो पहला कंडीशन में अगर हमारा जो फोर्स है वो कैसा है, कांस्टेंट है, वो एक्ट कर रहा है बॉडी पर। तो अब अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ध्यान से समझिएगा, आपके पास एक तरफ क्या रहेगा, एक तरफ आपके पास फोर्स रहेगा और एक तरफ टाइम रहेगा। तो फोर्स को हम रखते हैं इंडिपेंडेंट एक्सिस पर, जो कि गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि दुनिया में टाइम ही है, याद रखिएगा टाइम आपका इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक। तो ये हो गया टाइम और ये हो गया आपके पास फोर्स। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर फोर्स को कांस्टेंट कर दिया गया है। तो फोर्स को कांस्टेंट कर दिया गया है मतलब जो एक्स एक्सिस है उसके लाइन से क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। तो यानी कि अब यहाँ से एक डॉटेड लाइन खींचिए, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एफ की वैल्यू एक ही पॉइंट पर है जो कि लगातार कांस्टेंट चल रहा है। तब अगर आप इसका एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका लेंथ और इनटू ब्रेड्थ हो जाएगा। लेंथ में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो एक तरफ फोर्स दिखाई दे रहा है, एक तरफ चेंज इन टाइम दिखाई दे रहा है, तो एफ इंटू डेल्टा टी आप निकाल सकते हैं, यानी ये इम्पल्स को बताएगा। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स है जो बॉडी पर लग रहा है, अगर हम उसको रिवर्स कर देते हैं तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल ठीक है, ये दिख रहा है आपको। तो यानी कि अब मैंने क्या बोला कि अगर हम ध्यान से सुनते चलिएगा और लिखते भी चलिएगा, अगर हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन बॉडी को हम क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो चलिए रिवर्स कीजिए, तो रिवर्स्ड हो गया ये। अब रिवर्स हो गया तो अब आपका जो आई होगा वो कितना हो जाएगा, चलिए पहले ग्राफ को देखेंगे उसके बाद समझेंगे कि ये क्या हो रहा है आपके पास। तो आपके पास दो ही चीज लेना है आपको, एक एफ लेना है और एक तो आपको क्या लेना है, टाइम लेना है। तो जो आपका ग्राफ है, अब इस सिचुएशन में जो आपका ग्राफ है वो किस तरह का बनेगा, वो कुछ इस तरह का बनेगा, ये सेम रहेगा, ये हो गया आपका ये वाला, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मान लेते हैं ये आपका एरिया A1 है और ये आपका एरिया क्या है, A2 है, तो जो इम्पल्स आएगा वो क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम आएगा। और चेंज इन मोमेंटम मतलब चेंज इन एरिया की बात की जा रही है। तो मान लेते हैं कि अब देखिए यहाँ पर मैं एक काम करूंगा, मॉड लगा देता हूँ। अब हमको थोड़ी पता है कि A1 ज्यादा है कि A2 ज्यादा है, तो इसीलिए मॉड लगा के A1 और A2 लिख दिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एग्जाम में आप चेक कर लीजिएगा, वैसे इस पर सवाल ही नहीं आएगा तो क्या चेक कीजिएगा, ठीक है। अब जो है तीसरे कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा कंडीशन मैं यही बना देता हूं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो फोर्स है उसको वेरिएबल कर दे रहे हैं। तो यानी कि अब अगर हमारा वेरिएबल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, अब अगर हमारे बॉडी पर कैसा फोर्स एक्ट कर रहा है, तो वेरिएबल फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी पर। यानी कि जो फोर्स है वो किसका हो गया, फंक्शन ऑफ टाइम हो गया। तो अब अगर हम इसका ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, तो एक तरफ हम क्या ले रहे हैं, एक तरफ एफ ले रहे हैं और एक तरफ टी ले रहे हैं आपका। तो अब जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनता हुआ चला जाएगा। तो अब हमको एक काटना पड़ेगा इसमें से पॉइंट को, तब तो आप इंटीग्रेट कर पाते हैं। तो बस सिंपल से याद कर लीजिएगा। अब ये फोर्स है, अब यहाँ पर आपके पास देखिए समय के साथ ये T1 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, T1 और T2। इसका एरिया निकाल के उसको इंटीग्रेट कर देते हैं T1 से T2 तक, तो ये आ जाता है। तो ये आपका किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ पर भी चेंज हो रहा है ये F को दर्शात कर रहा है। तो यहाँ पर F क्या हो जाता है, आपका फंक्शन ऑफ टाइम हो जाता है। सिंपल सा आपको याद कर लेना है। तो ये तीनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में कंडीशन पर सवाल बनता है, इसलिए इनको रिवाइज करते चलिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं, कुछ एक आध और कंडीशन को देख लेते हैं जो आपको इम्पल्स से रिलेटेड पूछा जा सकता है। कुछ कॉन्सेप्ट को देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कि आपके पास एक वॉल है, ऐसा सवाल पूछा गया है इसलिए बता दे रहा हूँ। एक वॉल है, अब एक तरफ जो है आपका, एक तरफ से इधर से मोमेंटम की बात की जा रही है, तो यानी कि यहाँ पर मास m हो गया और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कितना हो गया, ये u दिया हुआ है। और यहाँ पर भी आपके पास क्या दिया हुआ है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन उल्टा कर दिया है, इधर m हो गया, इधर u हो गया और मास m दिया हुआ है। तो अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर मैं फोर्स निकालना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये mu और mu जुड़ के कितना हो जाएगा 2mu, और नीचे कितना आ जाएगा आपके पास डेल्टा टी आ जाएगा। तो यानी कि आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास
जो है चेंज इन मोमेंटम, यानी कि कितना होता है फोर्स इनटू डेल्टा टी के बराबर होता है। तो फोर्स कितना होता है आपका डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए फोर्स क्या होता है डेल्टा पी अपॉन आपको डेल्टा टी के बराबर होता है। तो यानी कि चेंज इन मोमेंटम यहाँ कितना होगा, अब दोनों का एक तरफ डायरेक्शन इधर है, दूसरे का डायरेक्शन इधर है, तो ये कितना हो जाएगा mu, और दूसरा अपोजिट है प्लस mu, तो ये कितना हो जाएगा 2mu अपॉन डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा ये। चलिए तो अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और उसका नाम है, क्योंकि ये दोनों सेकंड लॉ से संबंधित थे इसलिए बताना जरूरी था। अब जो है आपसे पूछा जाएगा कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको मैं सिंपल से समझा देता हूँ क्या होता है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन का मतलब होता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि हर एक्शन के बाद वहां पर क्या होता है रिएक्शंस होता है। इसीलिए आप दीवार पे मारते हैं तो आपको चोट लगता है, किस वजह से, तो रिएक्शन फोर्स की वजह से ये ऐसा होता है। तो यानी कि अब लिखना जरूरी है क्या, तो लिख ही देता हूँ कि एवरी एक्शन हैज, क्या बोला जा रहा है इसका अगर डेफिनेशन लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अपोजिट कहाँ गया भाई, अपोजिट रिएक्शन, यही आपसे, अब आपसे एग्जाम में सवाल क्या बनेगा तो वो मैं करवाऊंगा, यानी एग्जाम्पल पर ही तो यहाँ से सवाल बनेगा। एक एग्जाम्पल मैंने समझाया, वैसे साइंस में मैंने बहुत सारे समझा रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन के जरिए यहाँ पर भी पूरे सवालों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यानी कि अगर मैं एक वाल लेता हूँ तो यहाँ से क्या होगा, अगर एक्शन हो रहा है तो आपको बगल में इधर से क्या मिलेगा, रिएक्शन भी मिलेगा, जो कि इक्वल एंड अपोजिट होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हम लोग देखेंगे आगे फ्री बॉडी डायग्राम्स बहुत सारे, और उनके कंडीशंस को कैसे सेटिस्फाई करते हैं, वहां से फोर्स को कैसे निकालेंगे, इन सबको अब समझते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब आगे, और आगे जो है अगर दो बॉडीज कांटेक्ट में है तो मैंने बोला कि फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ते हैं। तो ये देखिए एक केस ही है, लेकिन जिसको मैंने आपको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। बोलता है कि दो ब्लॉक है जिसका मास m1 और m2 है, जो कि प्लेस किया गया है साइड बाय साइड एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। अब जो है एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F है जो कि अप्लाई किया जा रहा है ब्लॉक पे, तो आपको एक्सेलरेशन और नॉर्मल रिएक्शन दो बॉडीज के बीच में बताना है। तो चलिए मैं आपको डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। आपके पास दो ब्लॉक है, एक का मास m1 है और दूसरे का मास कितना दिया हुआ है m2। एक्सेलरेशन ये दिया हुआ है जब फोर्स हम यहाँ पर F लगाते हैं तो अब आपसे बोला है कि अगर ये A ब्लॉक है और ये B ब्लॉक है, तो इन दोनों के बीच में जब इन दोनों को देखेंगे तो जहाँ पर सरफेस कांटेक्ट हो रहा है वहां पर एक नॉर्मल इधर से और एक नॉर्मल इधर से लगेगा। ठीक है, ये नीचे वाला तो लगेगा ही लगेगा सरफेस के ऊपर। तो चलिए हम बनाते हैं सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम किसका, तो ब्लॉक नंबर ए का बना लेते हैं। तो ब्लॉक ए का आप बनाएंगे तो ये देखिए आपको क्या दिखाई पड़ेगा, ये आपके पास मास m1 है, नीचे कितना लगेगा m1g लगेगा, ऊपर क्या लगेगा, मान लेते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर n1 है तो ये n1 लगा देते हैं। अब इधर से कितना लग रहा है आपके पास फोर्स, ये लग रहा है, और उधर से एक नॉर्मल को n मान लेते हैं, तो यहाँ पर इक्वल और अपोजिट लगेगा। उसी तरह से अगर मैं बनाता हूँ ब्लॉक बी के लिए, अगर ब्लॉक बी की बात करें तो यहाँ पर आपके पास मास कितना दिया हुआ है m2, यहाँ पर नीचे की ओर कितना लगेगा m2g लगेगा, और ऊपर की ओर कितना लगेगा आपके पास n2 लग जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर। अब अगर हम बात करें तो आप देखिए जब आप इधर से n लगाए थे तो इधर से भी एक n लग रहा होगा, क्योंकि फोर्स जो है यहाँ पर जो फोर्स है सिर्फ एक ही m1 पर ही दिखाया गया है, तो इधर वाला फोर्स केवल n1 ही दिखाई देगा। अच्छा ऐसा भी सवाल बोल सकता है एग्जाम में कि फ्रिक्शन को कंसीडर कीजिए, तो कोई बात नहीं, अगर बोलेगा फ्रिक्शन कंसीडर करने के लिए तो हम इधर क्या ले लेंगे, इधर एक फ्रिक्शनल फोर्स ले लेंगे, छोटा एफ से डिनोट कर देंगे। अगर बोलेगा तो यानी कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा वो जब भी फोर्स लेंगे उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, इस फ्रिक्शन को घटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मोशन में होगा, काइनेटिक मोशन में होगा, यानी ये जो है अगर मोशन में उधर आ जाएगा, इस एफ की वैल्यू ज्यादा होगी तो आपको क्या लेना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड फोर्स का कितना आ जाएगा, एफ माइनस एफ आएगा। लेकिन यहाँ स्मूथ सरफेस बोला है तो हमको किसी चीज की कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, फ्रिक्शन आएगा तो फ्रिक्शन को कंसीडर कर लेंगे, और कुछ नहीं होता इसमें। तो आपने ब्लॉक ए को भी देख लिया, ब्लॉक बी को भी देख लिया। अब आपसे बोला है कि इस एन की वैल्यू आपको बताना है नॉर्मल रिएक्शन की और एक्सीलरेशन की। तो ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ या इस वाले ब्लॉक के लिए लिखता हूँ, तो इस वाले ब्लॉक के लिए अगर मैं लिखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास फोर्स और माइनस एन, यानी कि ये दोनों, और वो आगे जाएगा तो ये इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा m1 a के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से इसके लिए लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, n की वैल्यू सिंपल कितनी आ जाएगी, m2 a के बराबर आ जाएगी। अब ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन मेरा 2 हो गया।
अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, किसको ऐड करेंगे, 1 और 2 को, तो कितना हो जाएगा, n और n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो f कितना बचेगा, m1a और m2a बचेगा। अब अगर हम यहाँ से f निकालना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, a कॉमन ले लेते हैं, तो a कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, m1 और m2 बचेगा। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए a की वैल्यू, तो a कितना आ जाएगा आपके पास, f डिवाइडेड बाई m1 और प्लस m2। यही आपसे डायरेक्टली सवाल पूछा जाएगा, तो आपको ये वाला वैल्यू याद कर लेना है, ठीक है ना। तो आप एग्जाम में डायरेक्टली इसको याद करके टिक कर सकते हैं। उसी तरह से आपसे बोला है n निकालने के लिए, तो n की वैल्यू कितनी है, m2a है, पुट कर दीजिए, तो ये m2 और a की जगह कितना हो जाएगा, f और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा m2f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और डायरेक्टली सवाल आता है तो फॉर्मूले को याद रखिएगा, तो आप दोनों को निकाल सकते हैं। तो देखिए ये कौन सा केस था, जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होते हैं तब। अब जैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स बोलेगा कंसीडर करने के लिए, तो फ्रिक्शन को भी ले लेंगे, इसमें कोई कुछ नहीं जाता है अपना, ठीक है। तो आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, और यहाँ से कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए आपको। अब ऐसा भी कंडीशन दे सकता है कि ये जो फोर्स आप इधर से लिए थे, ठीक है, ऐसा भी कर सकता है कि आपको फोर्स इधर से भी दे सकता है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो आपका रिजल्टेंट है यहाँ पर, जो m2f आ रहा है, ठीक है ना, वो क्या किसमें तब्दील हो जाएगा, m1f में तब्दील हो जाएगा, यानी m1f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा। यानी कि मैं दूसरा कंडीशन भी आपको यहीं पर लिख देता हूँ, देखिए क्या बोलना चाह रहा है वो, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। आपको आपसे ऐसा भी केस दे सकता है, ऐसा केस देगा कि मान लीजिए कि एक स्मूथ सरफेस है, आपके पास ये हो गया m1 और ये हो गया आपके पास m2। अब जो है फोर्स आप जो इधर से लगा रहे थे, अब फोर्स आपका किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन किधर चला जाएगा, एक्सीलरेशन भी इधर की ओर चला जाएगा। तो सेम प्रोसीजर आपको यहाँ पर अपनाना है, और एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालना है, और यहाँ पर n और यहाँ पर n ले लेना है। तो बस आप इसको भी कर सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और मैंने रिजल्ट भी बता दिया, आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, ठीक है। इधर से फोर्स आएगा, तो जहां पर आप m1 लिखे थे वहां पर m2 आ जाएगा आपके, सॉरी m2 जहां रहा था वहां m1 आ जाएगा, बस, और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये दोनों केस एक ही तरह के हैं, तो मैंने आपको एक केस बता दिया, दूसरा केस आप चाहें तो बना सकते हैं, या फिर जरूरत भी नहीं है। अब देखिए, अब हम अगला केस जो पढ़ने जा रहे हैं, कि अगर हमारे पास दो बॉडीज है, अगर दो बॉडीज है और उसको हम टाइट कर दिए हैं, किसके साथ, टाइड विथ अ मासलेस स्ट्रिंग, यानी कि अब जो स्ट्रिंग है वो मेरा स्ट्रिंग का कोई मास नहीं दिया हुआ है, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो देखिए आपके पास एक सरफेस है, अब आपके पास एक ब्लॉक है जिसका मास m1 है, और दूसरे का मास जो है कितना है, m2 है। अब दोनों के बीच में आपने क्या लगा दिया, जो है मासलेस स्ट्रिंग, यानी कि इन दोनों के बीच में रस्सी लगा दिया, तो यहाँ पर तनाव आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा। तो कौन वाला टेंशन, एग्जाम का टेंशन नहीं, फोर्स वाला। ये हो गया ए और ये हो गया आपके पास बी। तो अब आप ड्रॉ कर लीजिए, पहले वाले के लिए FBD ड्रॉ करेंगे तो ये m1 आ जाएगा। उसी तरह से आपके पास अगर एक्सीलरेशन मैं इधर ले रहा हूँ, तो इधर मैंने मान लिया, तो आपके पास जो t आएगा इधर, ये जो t आएगा ये कितना के बराबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास m1a के बराबर। उसी तरह से अगर आप दूसरे वाले के लिए लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, m2 हो जाएगा, एक तरफ इधर t लगेगा, एक तरफ इधर फोर्स लगेगा, ठीक, और एक्सीलरेशन इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, f माइनस टी। अब ये किसके बराबर आ जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा m2a के बराबर। अब अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, m1 प्लस m2 और इंटू a आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, f बाई m1 प्लस m2 आ गया। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैंने कैसे लिखा, ठीक। अब जो है आपको यहाँ से क्या निकालना है, तो t की वैल्यू निकालना है। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, तो m1 और a कितना हो जाएगा आपके पास, a हो जाएगा, बस रख दीजिए, और ये कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 के बराबर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 के बराबर हो जाएगा। तो ये केस भी आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और इसी का केस 2 जो मैंने, अब फिर उसी तरह से मैं आपको बोल देता हूँ कि यहाँ पर अब अगर मैं, जो फोर्स था, अभी मैंने फोर्स का डायरेक्शन किधर लिया, तो मैंने फोर्स का डायरेक्शन इधर लिया था। अब इसी चीज को मैं दोबारा से फिर से बोल दे रहा हूँ, आप अपने कॉपी में इसी तरह से बना लीजिएगा, कोई इतना कठिन नहीं है। अब इधर से अगर मैं इसी केस को बदल देता हूँ और इधर से F लगा देता हूँ, तब जो है आपका एक्सीलरेशन तो वही आएगा F बाई m1 प्लस m2, लेकिन जो आपका टेंशन आएगा वो कितना हो जाएगा, m2f अपॉन m1 प्लस m2। तो आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। तो एक एक केस मैं बताते चल रहा हूँ, दूसरा केस आपको पढ़ते चलना है, कुछ नहीं करना है, बस एक ही जगह तो चेंज है, वो भी मैंने आपको बता दिया, चाहे तो आप कॉपी में लिख सकते हैं।
आइए अब बढ़ते हैं, अब देखते हैं एक पुली का भी केस समझ लीजिए। जैसे कि आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, फ्रिक्शनलेस केस है, आपको फ्रिक्शनलेस केस है और फिर जो है आपका जहाँ पर हम जो पुली का मास है, अब हम उसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में भी आता है। तो देखिए कंसीडर करते हैं एक पुली ले लेते हैं, इसको जो है स्ट्रिंग से जो है मतलब एक फिक्स्ड एंड पर इसको बांध देते हैं, ठीक है। एक पुली ले लेते हैं, पुली के एक तरफ एक मास को रखते हैं, दूसरे तरफ एक मास को रखते हैं, ठीक। अब यहाँ पर एक मास आपने m1 कंसीडर किया और दूसरा मास आपने m2 कंसीडर किया। इधर से अगर आपका t है तो मैंने भी यहाँ पर क्या ले लिया, आपको दोनों तरफ से मैंने टेंशन जो है वो t ले लिया है। अब अगर बात करें तो ये आपका क्या है, तो ये आपका पुली है, एक्सीलरेशन इधर की ओर जाएगा, तो फिर ये एक्सीलरेशन किधर आएगा, ये नीचे की ओर आ जाएगा। आई होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। चलिए तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले जो है M1 के लिए बनाते हैं FBD। तो ये देखिए आपका ये हो गया M1। अब अगर आप M1 को देखोगे तो नीचे क्या लगेगा, M1G लगेगा। ऊपर की ओर क्या लग रहा है आपको, टेंशन लग रहा है, तो यहाँ पर आप क्या लगा दीजिए, T लगा दीजिए। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा, ऊपर की ओर ही बचेगा। ये कितना आ जाएगा आपके पास, m1a आ जाएगा। तो देखिए अब ये कितना हो जाएगा, आप चाहे तो फोर्स नेट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, t माइनस m1g बराबर किसके बराबर आ जाएगा, ये आ गया आपका m1a के बराबर आ गया। उसी तरह से आपको दूसरे वाला पुल्ली के बारे में देखिए। तो दूसरा वाला पुल्ली आपका क्या है, तो ये आपका m2 है, तो नीचे कितना लगेगा आपका m2g लगेगा। ऊपर की ओर कितना लग रहा है आपका, तो देखिए ऊपर की ओर अब जो है आपके पास जो टेंशन लगेगा यहाँ पर भी क्या लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। ये आपका हो गया टी। तो इसको आप समझ सकते हैं कि मैं कैसे बना रहा हूँ, ये आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर m2g को कौन बैलेंस करेगा, तो t ऊपर की ओर इसको बैलेंस करेगा और एक्सेलरेशन किधर की ओर जाएगा आपका, तो एक्सेलरेशन आप देखेंगे कि ये आपका नीचे की ओर जाना चाहिए। तो ये आप यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो ये जब ऊपर की ओर जा रहा था तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, m2a के बराबर आ जाएगा। तो अब आप जो इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो फोर्स नेट कितना हो जाएगा, m2g माइनस टी बराबर कितना आ जाएगा, ये m2a के बराबर आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन 2 मानिए और इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप इन दोनों इक्वेशन से एक्सीलरेशन का भी मान निकाल सकते हैं और साथ ही साथ आप किसका मान निकाल सकते हैं, टेंशन का भी मान निकाल सकते हैं। तो चलिए अगर मैं देखता हूं तो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर देता हूं, ऐड करूंगा 1 और 2 को, तो कितना बचेगा, टी टी कट जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास m2g और माइनस m1g बराबर कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 और इंटू क्या बचेगा, a बचेगा। तो अब अगर मैं यहाँ से g कॉमन ले लेता हूँ तो ये कितना बचेगा, m2 और माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और इंटू a हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा g इंटू m2 माइनस m1 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये विजिबल है कि नहीं है देखना पड़ेगा, ये दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g इंटू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और किसी भी इक्वेशंस में इस a की वैल्यू को पुट कर दीजिए तो t निकल जाएगा। तो t माइनस m1g और m1 a की जगह रख दीजिए, g इंटू m2 यहाँ m1 लिखेंगे, m2 माइनस m1 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको उधर लेकर जाइए तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, m1g, ये हो जाएगा m2 माइनस m1 और प्लस m1g हो जाएगा और यहाँ नीचे कितना बचेगा आपके पास, m1 और प्लस m2। अब यहाँ से m1 m2 एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ ले लीजिए m1 प्लस m2, यहाँ बचेगा m1 m2g और उसी तरह से माइनस m1 स्क्वायर g और यहाँ पर बचेगा m1 स्क्वायर g और प्लस कितना बचेगा, m2 m1g बचेगा। ठीक है, तो इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब इन दोनों जगह में से आपको क्या दिख रहा है, m1 m2 कॉमन दिख रहा है। ठीक, तो m1 m2 2 m1 m2g डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो ये आपका टेंशन का वैल्यू आ जाएगा। तो आप जैसे भी चाहें वैसे निकाल सकते हैं, आपको बस तरीका पता होना चाहिए। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।